दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। यदि मानव मृदा का सही से उपयोग नहीं करता है तो लगातार उसकी उपजाऊपन कम होती जाती है और इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। जाहिर सी बात है, यदि मृदा का अपरदन हो गया तो निश्चित रूप से खाद्यान्न संकट समस्या लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हम मृदा का कैसे दोहन करें, मृदा का कैसे बना के रखें, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम समझेंगे कि मृदा को कैसे बनाकर रखा जाए। जाहिर सी बात है, मानव यदि दुरुपयोग करता है तो उसको सही तरीके से उपयोग करके मृदा के उपजाऊपन में लगातार बनाए रख सकता है। जाहिर सी बात है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए अनेक कारक सामने आते हैं। इनमें प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा को संरक्षित बनाए जाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं या कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का सीधा मतलब है कि लगातार पेड़ों को लगाया जाना। और जब पेड़ बड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं तो भूमि के कटाव में कमी आती है और उसके उपजाऊपन में कि जो तत्व होते हैं वो मृदा में रुक जाते हैं और पानी के साथ नहीं बहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि वृक्षारोपण किया जाता है तो मृदा संरक्षण लगातार बना रहेगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कारण है, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब जैसे उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चला दिया, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई हो रही थी, पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी। ऐसी अवस्था में जन चेतना के माध्यम से वहां पर पेड़ों को काटने से रोका गया और बाद में इस बार सरकार को भी ये बात समझ में आ गई कि मानव का जो जीवन है वो वृक्षों पर पूरी तरीके से निर्भर है। तो जाहिर सी बात है, वृक्षों की कटाई पर यदि प्रतिबंध लग जाएगा तो मृदा के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी मृदा के संरक्षण लगातार वृद्धि होती रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, तीसरा, कि जो ढालदार खेत हैं या पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जो खेत बनाए गए हैं उनको सीढ़ी नुमा बनाया जाए। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर जो प्लाटिंग हो वो इस तरीके से हो। तो इस तरीके से खेत नंबर 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां, यानी ये समतल भूमि हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जो ढालदार क्षेत्रों में पानी के साथ उपजाऊपन के कण लगातार बह के दूरस्थ क्षेत्रों में चले जाते थे, वो क्या है, इन्हीं सीढ़ी नुमा खेतों में क्या है, रुक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तीसरा महत्वपूर्ण कारण है मृदा संरक्षण के लिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाना चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे खेत बनाने की जरूरत है, सीढ़ी नुमा। और जब ये सीढ़ी नुमा बन जाएंगे तो निश्चित रूप में यहां पर उपजाऊपन की मात्रा क्या है, लगातार बनी रहेगी। अगला महत्वपूर्ण कारण है अतिचराई को रोकना। अतिचराई को रोकना। तो अतिचराई के रोकने का मतलब क्या है, जैसे बहुत ज्यादा, यहां ये शब्द लिखा हुआ है अतिचराई। चराई को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि पशुओं के खाद्यान्न की समस्या खत्म
खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब अति चराई होगी तो ऐसी अवस्था में चरागाहों में जब जानवर बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं तो उनके पैरों से ज़मीनें खुद जाती हैं, और जब खुद जाती हैं तो हवा द्वारा या बरसात द्वारा जो उपजाऊपन होता है वो पानी के साथ बह के दूर क्षेत्रों में चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में अतिचराई को भी क्या होगा, रोकना होगा। अतिचराई के कारण चराई में जो घासें होती हैं या घास के मैदानों में जो घासें होती हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों में जकड़ लेते हैं, और इस कारण जो है घास वगैरह मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो जब ये अति चराई हो जाएगी तो घास खत्म हो जाएगी, और जब घास खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप में मृदा संरक्षण नहीं रहेगा, यानी मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला महत्वपूर्ण कारण है स्थानांतरित खेती। कैसी खेती? स्थानांतरित खेती, या आप ये भी इसी को कह सकते हैं कर्तन दहन की पद्धति। कर्तन दहन की पद्धति। दरअसल में ये खेती जो है जनजातियों द्वारा की जाती है, और ये खेती जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनजातियां अपना निवास स्थान चेंज करते हैं तो जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के जंगलों को बड़ी मात्रा में साफ कर देते हैं, और जब जंगलों को साफ कर देते हैं दरअसल में पेड़ों को काटते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। तो ये कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब आग लगाना। आग लगा दी जाती है, जंगल साफ हो जाता है और वहां पर वो खेती करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, यानी इसी को स्थानांतरित खेती कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी हैं, जनजाति हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जंगल आज भी बचे हुए हैं। बाकी शेष मैदानी क्षेत्रों में, गंगेटिक क्षेत्र में जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ सदैव के लिए क्या है, मैदान बना दिया गया, फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि जब जनजातियाँ एक स्थान से ए स्थान से बी स्थान पर पहुँची तो यहाँ पर तो जंगल को साफ कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर पेड़ पुनः उगाते हैं, और इसलिए स्थानांतरित खेती की पद्धति में भी के कारण मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, यानी इसमें भी एक सीमित मात्रा में रोकने की जरूरत है, अन्यथा जनजातियों के लिए खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कारण है नियमित वानिकी, यानी पेड़ों को लगाया जाना। अब वानिकी का मतलब है कि वो स्थान जो खाली प्लेस पड़े हुए हैं, जैसे गांव के स्कूल हो गए, नहर के किनारे की पट्टी हो गई, पंचायत के आसपास जो भूमियां खाली पड़ी हुई हैं उन क्षेत्रों पे क्या किया जाए, पेड़ लगाए जाए, सड़क के किनारे पेड़ लगाया जाए। तो ये वानिकी टॉपिक को हम आगे समझाएंगे, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि वानिकी क्या है, यानी वनों को, यानी पेड़ों को खाली भूमि पर क्या करना है, लगाना है। तो इससे क्या लाभ मिलता है, जिन लोगों के पास भूमियाँ नहीं है तो उनको जलावन की लकड़ी भी मिल जाती है, और यदि फलदार वृक्ष लगते हैं तो लोगों को भी इससे लाभ मिलता है। तो नियमित वानिकी को हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है लोगों के अंदर जन चेतना लाने की है। जन चेतना अर्थात लोगों को समझाया जाना है कि वनों की कटाई से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, और इसमें यदि महिलाओं को शामिल किया जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होगा जो एक चेतना भरे काम को पूरा करती है। मृदा संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि मिश्रित खेती की जाए। कैसी खेती? मिश्रित खेती।
मृदा संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है? क्या दो फसलें एक साथ उगा के आप मिश्रित खेती कहेंगे? नहीं। मिश्रित खेती में कृषि के साथ साथ पशुपालन होना चाहिए, और इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। तो मृदा संरक्षण के लिए मिश्रित खेती का बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जिसमें कृषि और पशुपालन यानी दोनों क्रियाओं को साथ साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है सस्यवर्धन प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सस्यवर्धन प्रक्रिया। सस्यवर्धन प्रक्रिया क्या है? एक फसल उगाने के बाद फसल में अगली फसल उगाने के लिए उसमें बदलाव कर देना चाहिए। जैसे ये खेत है, खेत में धान उगाया गया, धान के बाद फिर कोई दलहनी फसल ले ली जाए, दलहन, और फिर धान उगा सकते हैं, और फिर उसके बाद कोई दूसरी फसल उगाएं। यानी धान के बाद आप धान न उगाएं, और ये प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी फसलों को रोटेट करना, यही क्या है? सस्यवर्धन प्रक्रिया। तो यानी सस्यवर्धन प्रक्रिया भी ये 8वां हो गया, और ये 9वां, ये 9 पॉइंट जो है मृदा के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ जलाक्रांति एक और पॉइंट है 10। जलाक्रांति को रोकना। अब जलाक्रांति क्या है? दरअसल में तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है उसमें हम बात करते हैं जलाक्रांति। जलाक्रांति क्या है? दोस्तों, यदि जल की कमी के कारण अगर पौधों का बढ़ना रुक जाता है, तो जब बहुत अधिक पानी भी होता है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यानी दो अवस्था में, यानी जलाक्रांति क्या है? जल की अधिकता, और इस जल की अधिकता में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। कारण क्या होता है? जैसे कोई बीज है और उसकी ये जड़ है, और इस जड़ के चारों तरफ पानी का जमाव हो जाता है, पानी का जमाव, और इस पानी के जमाव में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, और परिणाम स्वरूप ये जड़ें क्या हैं? सूखने लगती हैं, और सूख कर ये सफ़ेद हो जाती हैं, और एक तरीके से आप देखेंगे कि उनमें फफूंद लग जाती है। यानी जिन क्षेत्रों में जल की अधिकता होती है वहाँ भी पौधे जम नहीं पाते हैं, यानी बढ़ नहीं पाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? जलाक्रांति कहते हैं। तो इस तरीके से मृदा संरक्षण के ये सारे बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा संरक्षण को बढ़ाने के लिए ह्यूमस की आवश्यकता होती है। किसकी? ह्यूमस। किसकी आवश्यकता होती है? ह्यूमस की आवश्यकता होती है। अब समझेंगे ह्यूमस क्या है। जैसे आपने देखा कि ये कोई बाग है, और बाग में बहुत पेड़ की जो पत्तियां हैं टूट टूट के क्या है? नीचे गिर जाती हैं, और अंत में वो एक जगह क्या है? गड्ढे में इकट्ठा हो जाती हैं, और बरसात का पानी जब इसमें पड़ता है तो ये पत्तियां क्या है? सड़ जाती हैं, और जब ये पत्तियां सड़ जाती हैं तो इसमें एक काला चिपचिपा तत्व निकलता है, और यही क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। और ये ह्यूमस जो है मृदा के उपजाऊपन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इसके जो संरक्षण के संबंधित तथ्य हैं वो आपके कई सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मृदा के संरक्षण के ये बहुत सारे
तथ्य हो गए और इनमें कोई 2-4 कारण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है या कौन कौन से कारक है। तो ये मृदा संरक्षण से संबंधित वीडियो कंप्लीट होता है। ह्यूमस हो गया। तो दोस्तों यहाँ आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। थैंक यू।